आपको याद होगा जब मैं इस पाठ को पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये एक साक्षात्कार है, जिसको आप लोग इंटरव्यू कहते हो बेटा, उसी का एक अंश यहाँ है। और इंटरव्यू में दो चीज़ें होती हैं, एक इंटरव्यू देने वाला होता है, एक इंटरव्यू लेने वाला होता है। तो जब आप इस पाठ को पढ़ोगे तो इसमें आप देखोगे कि इंटरव्यू लिया जा रहा है और इंटरव्यू को लेने वाली कौन है? विनीता करके है। ठीक, इंटरव्यू कौन ले रहा है? विनीता पांडे। ठीक है, और इंटरव्यू लिया किसका जा रहा है? धनराज पिल्लर। धनराज पिल्लर कौन है? हॉकी के खिलाड़ी है। क्या है? हॉकी के खिलाड़ी है। समझ गए? हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। उसी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे क्या है? धनराज पिल्लर। तो उन्हीं का साक्षात्कार लिया है विनीता पांडे ने, उसी को एक कहानी के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखिए इस पाठ का नाम ही है कि संघर्ष के कारण में तुरुप मिजाज हो गया। कभी कभी होता क्या है कि देखो बेटा, ये मानवीय प्रवृत्ति होती है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा संघर्ष कर लेता है, बहुत ज़्यादा झेल लेता है, तो कभी कभी चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। आप लगातार दुख में रहो तो आपको दुख सहने की जब आदत हो जाए तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाते, बिहेव नहीं कर पाते। तो धनराज पिल्लर भी उसी गरीब परिवार में से एक थे जिन्होंने काफ़ी संघर्ष झेला था। और जब वो हॉकी के प्रसिद्ध ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर पहुंचते हैं तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए एक पत्रकार विनीता पांडे जी आती हैं। और विनीता पांडे जब उनका साक्षात्कार लेती हैं तो उनको बताते हैं, क्या बताते हैं कि कैसे कैसे मैंने अपने जीवन गुजारे हैं। जीवन गुजारने का तात्पर्य कि मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ कि बड़े शहर में पैदा हुआ, और मेरे जीवन की क्या कहानी रही, क्या क्या घटनाएं मेरे जीवन से होकर गुजरी हैं, जिसके कारण मैं आज इन परिस्थितियों को झेलता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसी का एक अंश यहाँ है। तो इसको हम देखते हैं, एक एक चैप्टर पढ़ते, एक एक पैराग्राफ पढ़ते चलते हैं और आपको चीज़ों को समझाते चलते हैं। कहते हैं कि हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लर जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिखा था। एक साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। तो पहले वाले पैराग्राफ में देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो एक भूमिका है, एक इंट्रोडक्शन है कि जब धनराज पिल्लर 35 साल के हो जाते हैं तो उनका एक इंटरव्यू विनीता पांडे ने लिख लिया था। और उसी इंटरव्यू को यहाँ देखते हैं कि इंटरव्यू में से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि इंटरव्यू लेने वाले में दो चीजें होती हैं, एक इंटरव्यू देता है और एक इंटरव्यू लेता है। तो इंटरव्यू लेने वाली है विनीता और इंटरव्यू देने वाले कौन है? धनराज पिल्लर, जो कि हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। चलिए देखते हैं। कहते हैं खिड़की, पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताएं। पहले पैराग्राफ में देखिए, विनीता जी पूछती हैं कि पुणे की तंग गलियां, मतलब पुणे का बहुत ही घना एरिया, बहुत ही गरीब बस्ती से लेकर मुंबई का जो वीआईपी एरिया जिसे आप लोग बोलते हैं, जो काफी अच्छे जगह होते हैं, वहाँ एक जगह है हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स। तो कहती है कि आप छोटे से तबके से उठकर बड़े स्तर के तक पहुँचे, एक पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी जैसे जगह तक पहुँचना, पवई कॉम्प्लेक्स तक पहुँचना, आपका सफर वास्तव में बहुत कष्टसाध्य रहा। मतलब कि आपने बहुत अपने जीवन में संघर्ष झेले हैं। इस बारे में आपका क्या अनुभव है, आप कुछ बताने का प्रयास करें। अब धनराज पिल्लर क्या कहते हैं? कहते हैं कि बचपन मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत गरीब थे, मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वो खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। जब विनीता जी उनसे पूछती हैं
कि आपका सफ़र बहुत कष्टप्रद रहा है, आप बताएं। तब इस पैराग्राफ में वो शुरू करते हैं, कहते हैं कि मेरा बचपन बहुत कठिनाई से बीता था और मेरे पास जितने भाई बहन थे सब शौकीन थे खेलने के, और उनके जो दोनों भाई थे वो भी हॉकी ही खेलते थे। अच्छा, एक बात और, भाइयों को देखकर ही इन्हें क्या हुआ, हॉकी खेलने का शौक हुआ। लेकिन गरीबी थे तो गरीब थे, गरीबी हावी थी, तो इनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे, तो अपने मित्रों से ये मांग कर हॉकी स्टिक खेला करते थे। कहते थे कि वो भी स्टिक मुझे कब मिलती थी, जब मेरे मित्र, जो उनके मित्र थे धनराज पिल्लर जी के, कहते थे कि जो मेरे मित्र थे वो जब खेल लेते थे, उनके खेलने के बाद मैं खेलता था, लेकिन उसके लिए बड़ा पेशेंस, बड़ा धीरज रखना पड़ता था। और कहते कि मुझे मेरी पहली हॉकी स्टिक कब मिली, जब इनके बड़े भाई का चयन जो है भारतीय हॉकी कैंप के लिए होता है, तो इनका भाई अपनी स्टिक जिससे वो खेलता था धनराज पिल्लर को दे देता है। धनराज पिल्लर कहते हैं कि वो नई स्टिक नहीं थी हॉकी की, लेकिन मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण थी, इतनी मूल्यवान थी, क्योंकि वो मेरी अपनी थी। अब मुझे किसी से मांग कर हॉकी खेलने की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरी खुद की हॉकी स्टिक है और मैं उसी से खेलूंगा। ठीक, आगे देखते हैं। कहते हैं कि मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद-काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि मुझसे भिड़ने की कोई कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। इस नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक ही साल बाद ऑलिम्पियन एशिया कैप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस पैराग्राफ में बताते हैं कि पहली हॉकी जो है उन्होंने मणिपुर में खेली थी और वो 16 साल के थे। कहते हैं कि बहुत जुझारू थे, मतलब संघर्षी, चाहे मैदान पर वो मन से खेले चाहे मैदान के बाहर। कहते हैं कि मैं इतना जुझारू था कि लोग मेरे आगे टिकते नहीं थे, मैं इतना अच्छा खिलाड़ी था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे खिलाड़ी भी नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, तो यही घटना इनके साथ भी हुई थी। तो ओलंपिक नेशनल कैंप के लिए इन्हें बुलावा नहीं आया था सन 1988 में, क्योंकि जबकि उसके पहले इन्होंने और उनके भाई ने मुंबई लीग में जो हॉकी हुई थी उसमें बहुत बढ़िया खेला था। पूरे देश में इनका नाम था कि ये दोनों भाई बहुत अच्छा हॉकी खेल रहे हैं। तो इन दोनों भाइयों को उम्मीद थी कि हमें भारतीय टीम में खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ, इनको बुलावा नहीं आया, तो बड़े मायूस हुए। लेकिन उसके बाद में अगले साल ऑलिम्पियन एशिया कप का जब कैंप लगा कि उसमें खिलाड़ियों को चुना गया कि यही खिलाड़ी जाएंगे, तो कहते हैं कि वहां से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर, मतलब तब से मैं लगातार भारतीय टीम में चयनित हूं और लगातार मैं भारत के लिए खेल रहा हूं। कहते हैं कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, आपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं। देखिए, पहला प्रश्न था उनके कैरियर से, खेल से। दूसरा प्रश्न आ गया विद्यार्थी जीवन कैसा रहा स्कूल जगत से। देखिए, पत्रकार जब पूछता है, आप लोगों ने देखा होगा माइक लेके पूछता है, तो एक प्रश्न फिर दूसरा प्रश्न आपसे प्रश्न पूछेगा, हाँ आप बताएं आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, फिर आप बताएंगे। तो उसी तरह से एक पत्रकार ने पहला प्रश्न पूछा, अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा है कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई है और आप बताइए। ठीक इस तरह से। अब देखिए क्या बताते हैं। कहते कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, मैंने बहुत कमजोर था, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। कहते हैं कि मैं पढ़ने में बहुत कमजोर था, किसी तरह गिरते पढ़ते पास होते होते मैं 10 पहुंचा, लेकिन उसके बाद तो बहुत मामला कठिन था। मतलब उसके बाद उनको पढ़ाई में रुचि ही नहीं थी। रुचि कहाँ थी? हॉकी खेलने में। तो आगे सच्चाई स्वीकार करके, बड़े महान व्यक्ति की एक महानता होती है कि अपनी सच्चाई को छिपाता नहीं। कहते हैं कि अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता
तो मैं पढ़ने में इतना तेज भी नहीं था कि मुझे कोई नौकरी मिल सके, मतलब मैं चपरासी भी न बन पाता। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरे पास हॉकी खेलने का टैलेंट था, मैं हॉकी खिलाड़ी बन गया। कहते आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। जैसे बैचलर ऑफ साइंस, ये सब कोर्सेज होते हैं कि अगर मैं स्नातक परास्नातक नहीं हूँ, लेकिन मैं हॉकी का महारत हासिल किया हूँ, मैं हॉकी में एक अच्छा प्लेयर हूँ, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। कहते हैं कि और शादी की जब बात आएगी तो मैं मास्टर हूँ, हॉकी खेलने में मास्टर हूँ। ठीक, आगे देखते हैं। अब विनीता अगला प्रश्न क्या पूछती है कि आप इतने तनुक मिजाज क्यों हैं, मतलब हर बात में थोड़ी चिड़चिड़ापन क्यों लाते हैं, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तो धनराज कहते हैं कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा, मतलब कि इनके संघर्ष जीवन की गाथा, जो इनका चिड़चिड़ापन है, ये बचपन से जुड़ा है। क्यों है? कहते हैं कि मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को संघर्ष के देखा कि उन्होंने हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। देखो इनके यहाँ क्या जानते हैं, गरीबी थी, और गरीबी जो है सबसे बड़ा अभिशाप होती है बच्चा। अगर कोई व्यक्ति गरीब है और संघर्षों में, अभाव में अगर पला है, तो हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। तो यही बात धनराज पिल्लर भी कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को संघर्ष करते देखा है, क्योंकि मेरी माँ हम लोगों के पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करती थी। फिर कहती कि मेरी तनक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं। मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ, मन में जो पड़ता है सीधे सीधे कर डालता हूँ। कहते हैं कि एक चीज और है कि मैं किसी बात को छुपाता नहीं, जो बात होती है मैं एकदम मुंह पर बोल देता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को भला लगे। ठीक, कहते हैं कि मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता और दूसरे लोगों को भी उकसाने में मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। कहते हैं कि मेरी जिंदगी में इतना भाव था, इतनी तंगी थी कि हर चीज के लिए मुझे जूझना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था, चाहे हॉकी स्टिक हो चाहे कुछ भी हो, इसलिए मैं चिड़चिड़ा हो गया। कहते हैं मैं साथ ही साथ में बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। कहते हैं कि आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत चिड़चिड़ा हूँ, लेकिन नहीं, मैं बहुत इमोशनल भी हूँ। मैं अपने दोस्तों से अगर कोई गलतियां कर देता हूं तो मैं उनसे माफी भी मांग लेता हूं और मुझे कोई शर्म नहीं आती। देखो यही महानता होती है। ठीक, आगे विनीता पूछती है कि आपका आपके परिवार के लिए क्या महत्व है। तो कहता है कि धनराज पिल्लर कहते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों को अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नजदीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। ठीक, कहते हैं कि जब उनसे विनीता पूछती है कि आपके परिवार में, परिवार का आपके जीवन में क्या महत्व है, या आप क्या आप परिवार को किस दृष्टि से देखते हैं, तो धनराज पिल्लर इस बात को बताते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा महत्व तो मेरे लिए परिवार का ही है, और कहते हैं कि मेरी माँ मेरी प्रेरणा स्रोत है। वो अपनी माँ को अपनी प्रेरणा स्रोत, अपना आइडल मानते हैं। कहते हैं कि मेरी माँ ने हम भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की, और इसीलिए मैं कहीं भी रहता हूँ, चाहे इंडिया में रहूँ चाहे बाहर रहूँ, मैं अपनी माँ से सोते वक्त जरूर बात करता हूँ। कहते हैं कि उन्होंने मुझे सिखाया था कि बेटा जब तुम्हारे पास अधिक धन हो जाएगा, जब पैसे वाले हो जाओगे, जब बुलंदियों पर पहुंच जाओगे, ऊंचाइयों के शिखर की ऊंचाइयों को छू जाओगे, तब क्या करना, अपनी विनम्रता को संभाले रखना। मतलब घमंड मत करना, विनम्र बने रहना, सब साधारणता तब भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तो कहते हैं कि, और उसके साथ उनकी जो भाभी थी उनका नाम था कविता। कहती मेरी भाभी कविता जो है वो भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक, अगला प्रश्न उनसे विनीता कहती है कि आपने अपनी पहली एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली। एस्ट्रोटर्फ बेटा एक कृत्रिम घास होती है, आप हॉकी के मैदान में देखते हो। तो धनराज कहते हैं
मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल में भाग लेने के लिए 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोकिम कालाओ मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती। देखो, जीवन में जब नई नई चीजें आती हैं तो आदमी को जिज्ञासा बढ़ती है। तो यही घटना जो है धनराज पिल्लै जी के साथ भी हो रही है। उनसे विनीता पूछती है कि आप सबसे पहले एस्ट्रोटर्फ पे हॉकी कब खेले, तो ये बताते हैं कि 1988 में दिल्ली में नेशनल गेम्स होने वाला था, और उस नेशनल गेम्स के लिए मैं जब दिल्ली में था तो जो सोमैया और कार्लोह जो लोग थे, कार्वालोह, ये लोग धनराज पिल्लै को बता रहे थे कि देखो एस्ट्रोटर्फ पे कैसे खेली जानी है। तो धनराज पिल्लै को जब बताया जा रहा था सब चीजें, तो होता है जब नई चीजें होती हैं तो आदमी उसके प्रति काफी जिज्ञासु होता है। तो वो झुक झुक के उस घास को देख रहे थे कि विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है कि अब घास भी उगाने लगा। जबकि घास तो प्राकृतिक चीज है, लेकिन विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है कि वो घास भी उगा रहा है। ठीक, विनीता कहते हैं कि हर युवक का यह अपना सपना होता है कि उसके पास कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? अब देखिए एक और नया चीज इसमें कहते हैं कि शुरू में जब इंटरव्यू ले रही है विनीता तो पूछती है ना, पहले पढ़ाई के बारे में पूछती है, फिर उनके कैरियर के बारे में पूछती है, अब पूछती है कि जब आप धनवान हो गए तो आपकी पहली कार आपके पास कब आई है। बताया ना कि आप अपनी पहली कार, पत्रकार पूछता है ना आपने खाना कब खाया, ये पत्रकार अब पूछते कि आपने पहली कार कब ली, आपके पास पहली कार कब आई। अब देखिए, अब इसका उत्तर क्या धनराज पिल्लै देते हैं। धनराज कहते हैं कि मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमादा थी जो मुझे मेरे पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। उनकी पहली कार सेकेंड हैंड थी, माने नई नहीं खरीदे थे, किसी से सेकेंड हैंड मिल लिए थे। कहते तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझमें नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्लै अब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। देखो, इस पैराग्राफ में यहाँ तक बताते हैं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए कोई जरूरी बात है, मतलब कि आपके पास अगर आपकी प्रतिष्ठा है तो आप बहुत पैसे वाले हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। या आपके पास बहुत पैसे वाले हैं तो आप बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो यही चीज थी, इनको प्रसिद्धि तो मिल गई थी, लेकिन इनके पास पैसा उतना उस समय नहीं हुआ करता था कि ये टैक्सी में सफर करें, लोकल ट्रेनों में सफर करते थे, बसों में सफर करते थे, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से सफर करते थे। तो एक बार होता क्या, सफर कर रहे थे, किसी पत्रकार ने जो है इनकी फोटो खींच के छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्लै, पिल्लै माने धनराज पिल्लै, अब भी क्या करता है, मुंबई के लोकल ट्रेनों में सफर करता है। ठीक है, जब ये फोटो वो देखते हैं तो कहते हैं कि तब उनको लगा कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूं और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए, लेकिन कर ही क्या कर सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपने परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वो किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। देखो, इसमें एक और चीज करते हैं, आजकल देखते हैं ना खिलाड़ियों को कंपनियां कार गिफ्ट कर देती है। तो धनराज पिल्लै जब इस देखते हैं कि मैं अब मुझे इससे सफर नहीं करना चाहिए तो अपनी मजबूरी भी बताते हैं कि मैं कर भी क्या कर सकता था, मेरी थोड़ी सी कमाई थी, परिवार चलाना पड़ता था, घर पैसा भेजना पड़ता था, किसी तरह से पैसे बचा के मैंने बहन की शादी की और मम्मी के लिए पैसा भेजना था। कहते हैं कि सन 2000 में उन्होंने एक फोर्ड आइकॉन कार थी उसको उन्होंने खरीदा और कहते हैं कि मुझे किसी कंपनी ने गिफ्ट नहीं किया था, मैंने स्वयं खरीदा था। ठीक, और वो मेरे गाढ़ी मेहनत की कमाई थी, न कि किसी की दी हुई थी।
आगे देखिए आगे क्या कहती है, कहते हैं कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व, हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले में आपको क्या मिला। विनीता अगला प्रश्न पूछती है कि आप सफलता को किस नजरिए से देखते हैं। आपने हॉकी के लिए अपने आप को संपूर्ण देश पर न्यौछावर कर दिया, इससे आपको क्या मिला। तो धनराज कहते हैं कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज हॉकी खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1964 में पुणे में भाव पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी न हो पाती। धनराज पिल्ला का जब इंटरव्यू लिया जा रहा है तो जीवन के एक एक भाग पर प्रकाश डाला जा रहा है, एक एक अंग पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो अब घर की जब बात आती है, पैसे की बात आती है, तो कहते हैं कि उस समय जो पैसा मिलता था वो बहुत कम हुआ करता था, आज जितना मिलता है उसके मुकाबले। कहते हैं कि मैंने अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करने का मेरा पहला प्रयत्न था। उसके बाद 2 बेडरूम का मैंने पुणे के भाव पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का छोटा सा घर खरीदा। कहते हैं कि 1999 में सरकार ने क्या किया, मुझे पवई में फ्लैट दिया, लेकिन वह ऐसा घर है कि जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी ना हो पाती। मतलब मेरे पास इतना पैसा आज भी नहीं है कि मैं उस फ्लैट को मुंबई के पवई कांपले जैसे इलाके में खरीद सकूं। अगला प्रश्न पूछते हैं विनीता कि सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है। कि भाई अगर अब तो आप बड़े आदमी हो गए हैं, बड़े लोगों के बीच आपका उठना बैठना हो गया है, अब आपको कैसा लगता है। तो धनराज कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। जब हम राष्ट्रपति से मिले तो हमें यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है जब हमको भारत के राष्ट्रपति से हम मिलते हैं तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि जितनी भी अगर हम आज सेलिब्रिटीज है या सेलिब्रिटीज के बीच बैठते हैं तो ये हॉकी ही ऐसी चीज है जो मुझे यहाँ तक पहुँचाई है। मतलब हॉकी का उनके जीवन में कितना बड़ा योगदान है, हॉकी ने उनको कहां से कहां तक पहुंचा दिया, उनके व्यक्तित्व को क्या से क्या बना दिया, इसी का इसमें उल्लेख है। उनके व्यक्तित्व का उल्लेख है किसके, धनराज पिल्लै का। ठीक है, बात क्लियर, बोलिए। यस सर, क्लियर।